नमस्कार, कैसा? आपका बात इसी में स्वागत है। तो जिसकी बात करते थे कि चुनाव 24 का चुनाव और 24 में अब 400 पार, उसकी जो है वो बातचीत होने लगी है। तो ये कैसे कहाँ की ओर ये चुनाव जाएगा? बीजेपी क्या प्रयास कर रही है? मोदी और शाह की क्या मंशा है? झारखंड में क्या हो रहा है? दक्षिण भारत में अन्नामलाई और आंध्र प्रदेश में क्या होने वाला है? इन सब बातों की चर्चा आवश्यक है, वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जुड़ रहे हैं रांची से अपने मित्र और वित्तीय विशेषज्ञ और राजनीतिक टिप्पणीकार श्री शशांक भारद्वाज से। शशांक भाई, आपका नमस्कार और स्वागत है आपका बात 25 में। तो ये 24 का रण आ खड़ा हुआ है और जैसे आज के एक इंडिया टुडे के प्रोग्राम में दो जो महान पत्रकार हैं, एक ही तरह के पत्रकार हैं, महान तो नहीं कह सकते लेकिन विशिष्ट हैं। एक तो राजदीप सरदेसाई और दूसरा जो आशुतोष है। वो उन दोनों का जो है वो उन दोनों के उद्गार सुन के ये पता लगा कि हम ये इतनी इतनी मतलब इनको नेशनल लेवल पे इतनी गप पेलने का, अपनी कुंठा दर्शाने का इनको मौका मिलता है, ये कमाल की बात है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आशुतोष साहब जो हैं उनका कहना है कि मोदी वोदी नहीं आ रहे। और कुछ संख्या वो बता रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई 272 भी नहीं आएंगे, आप 400 की क्या बातें कर रहे हैं। कुल मिला के वो उनका यही है। और राजदीप को तो बहुत सारे खतरे दिखाई देते हैं कि उनको डिवीजन का भी बड़ा लोभ है। वो इसमें भी घुस पड़े हैं कि वो जो एक बकवास नैरेटिव है, बिल्कुल ही रद्दी किस्म का उथला नैरेटिव है, नॉर्थ साउथ डिवाइड का, उसमें वो आजकल एक मुख्य ध्वज धावक उसका जो है ना, ये राजदीप सरदेसाई। खैर, इनको मैं नजदीक से, सामने भी मैं इनका व्यवहार देख चुका हूँ और वो क्या उनकी मंशा है। तो शशांक भाई बताएं, आप क्या कैसे रहेगा, आप कैसे सारी सामने आ खड़ा हुआ है। और आशुतोष जैसों की बात मानी जाए, रबीश वगैरह की बात मानी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनके समाजवादी और साम्यवादी स्वप्न अब जो है वो मतलब आकार लेने की मतलब उसमें व्यवस्था में खड़े हैं। तो आप बताइए। देखिए, ये आशुतोष और राजदीप सरदेसाई, तो हम्म, मैं भी इनकी पत्रकारिता के स्तर से परिचित हूँ। जी, आशुतोष तो मेरे को एक बार मिला था रांची में, और मैंने उससे कुछ प्रश्न किए थे जिसका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। जी, तो ये सब की जो शारीरिक भाषा थी, उससे मेरे को समझ में आ गया था कि किस तरह के पत्रकार हैं। राजदीप भी ऐसे ऐसे बचकाने तर्क रखता है अपनी बातों में, जिनका कोई हम्म, आधार नहीं होता। बन गए पत्रकार, संयोग रहा एक समय, एक विचारधारा इनकी चलती थी समाजवाद के नाम पे, कोई भी पत्रकार बन जाता था। काम एक ही होता था कि समाजवादी जो गुट है या वामपंथी गुट है उसकी चमचाई करो, संघ भाजपा और मोदी को थोड़ी सी अपशब्द कह दो, आप पत्रकार बन जाएंगे। तो हम्म, ये बहुत दिनों तक चला, लेकिन जब से मोदी सत्ता में आए तो इनकी ये जो एक छद्म पत्रकारिता थी वो सामने हम्म, आ गई। तो लोगों ने इनको पहचान लिया और फिर सोशल मीडिया आ गया, उसने तथ्य सामने रखने शुरू किए। तो ये एकमात्र जो अपने आप को सम्राट समझते थे कि हम तो पत्रकारिता के सम्राट हैं और हम जो बोलेंगे वही लोग मानेंगे, वो अब रहा हम्म, नहीं। तो ये बेचारे बहुत दुखी है और दुखियों के प्रलाप करते रहते, इनके प्रलाप का कोई लेने देने वाला है नहीं। हम्म, रही बात मोदी का क्या होगा, तो कोई एक व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं होगा ना। जो सर्वे हो रहे हैं उनमें विभिन्न समाचार चैनलों की साख है, जो कंपनियां सर्वे कर रही हैं उनकी भी साख है। तो मात्र मोदी को प्रसन्न करने या किसी अन्य भाव से वो मोदी के पक्ष में कोई बात कह देंगे या दिखा देंगे कि सर्वेक्षण में मोदी आगे चल रहे हैं, ये नहीं माना जा सकता। और किसी एक व्यक्ति की देखने की दृष्टि सीमित होती है। मैं कहूंगा हम्म, मोदी को 450 सीटें मिल जाएगी, तो इसका आधार क्या है? हम्म, सर्वेक्षण का तो आधार नहीं हो सकता, एक अनुमान हो सकता, कुछ कारण मैं बता सकता। उसी तरह ये लोग कहते हैं कि नहीं जीतेंगे, तो इनके पास कोई आधार तो है नहीं। अपने मन से जो अपनी कुंठा में बोलते हैं बोलते रहें। हम्म, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से मोदी के प्रति समर्थन बढ़ रहा है,
मुझे तो लगता है कि जो सर्वेक्षणों में बातें आ रही हैं, चुनाव परिणाम वैसे ही आएंगे माधव जी। जी, तो ये हेमंत सोरेन और उनकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब झारखंड को मुक्त करने के लिए जो मोर्चा बनाया गया था, उसके अंदर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। उसमें भी देखिए, जैसा भी इस तरह के जो मुक्ति मोर्चे होते हैं, वो किस तरह से परिवारवाद के जाल में, मकड़ जाल में फंस जाते हैं स्वतः ही। क्योंकि जो शुरुआत करते हैं, जो कि नेता होते हैं, जो कि वो सारी स्थितियों को का लाभ लेकर के एक पार्टी और एक मंच खड़ा करते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री भी बन जाते हैं, केंद्र में भी मंत्री बन जाते हैं, कोयला मंत्री बन जाते हैं। आप देखिए, तो ये हो क्या रहा है वहां पे। मतलब उनकी भाभी जो है, वो मतलब भाजपा में चली गई हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने तो सबसे बड़ी दुष्टता का काम कर लिया है इस दुनिया में। तो ये क्यों जा रही हैं, और आपस में पारिवारिक झगड़ा क्या है, और ये आगे जाके क्या रूप लेगा। ठीक है, सीता सोरेन का भाजपा में जाना ना, भाजपा की जो ये चुनावी रणनीति उसी का एक भाग है। भाजपा जी। अभी कोई तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि उस मोदी 10 वर्षों से सत्ता में, उनको पता है कि राष्ट्र किन परिस्थितियों से जा रहा है और क्या क्या कठिनाइयां राष्ट्र के समक्ष है, चुनौतियां हैं। और अगर उन चुनौतियों को हम माने तो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण अभी मोड़ पे आके खड़ा हुआ है। और ये चुनाव इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। मुझको किसी ने बताया था कि जब कोई नेता कोई महत्वपूर्ण पद पे रहता है तो उसको कई तरह की गोपनीय जानकारियां होती है, जिससे उसको पता चलता है कि वास्तविक धरातल पे क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या भारत के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा, या क्या वास्तविक परिस्थितियां और कैसे इनका निराकरण किया जाएगा। मेरे को लगता है कि मोदी ने ये बातें देख ली हैं, और अब उनको लगता है कि मैं पूरी शक्ति के साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर चुनाव जीत के आऊं, ताकि मैं भारत को एक सुरक्षित और अच्छा राष्ट्र बना सकूं, उसको एक दिशा दे सकूं। तो इसके लिए मोदी सारे प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में विभिन्न पार्टी के नेताओं को अपने साथ लाना भी हो रहा है। जैसे चौहान को महाराष्ट्र में अपने साथ लाया गया, तेलुगु देशम पार्टी के साथ एक समझौता हुआ, कर्नाटक में जेडीएस के साथ समझौता हुआ, अन्य भी राज्यों में ऐसी बातें हुई हैं। अब सब आप कितनी आतुरता है या कितने सतर्क हो के मोदी या भाजपा चल रही, आप इसको उड़ीसा से समझ सकते हैं। उड़ीसा में तो मुख्य जो संघर्ष है वो भाजपा और बीजू जनता दल के मध्य है, लेकिन वहां भी समझौते की बात चल रही है। यानी ये नहीं चाहते कि कहीं से भी कोई कसर बाकी रह जाए, और एक बड़े अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाए, ताकि भारत की भलाई के लिए जो कार्य करने हैं वो किए जा सके। इसी क्रम में झारखंड भी है। झारखंड में सीता सोरेन जी को अपने साथ लाने के पीछे एक संदेश देना था कि झारखंड में विपक्ष का जो सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह है वो सोरेन परिवार है। अगर सोरेन परिवार से ये कोई व्यक्ति को अपने यहाँ ले आते हैं तो ये सीधा संदेश देंगे कि झारखंड में जो सोरेन परिवार के कुछ व्यक्ति हैं वो हमारे पक्ष में भी हैं। इसलिए इन्होंने ऐसा किया। ऐसे सीता सोरेन कोई अभी बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति झारखंड में नहीं बन पाई है, लेकिन इसका जो अप्रत्यक्ष संदेश बड़ा स्पष्ट है कि लोग हमारे साथ आने तैयार हैं और हमारी स्वीकार्यता है। लेकिन इन सब के पीछे मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक अत्यंत सतर्कतापूर्ण स्थिति की ओर जाने की योजना है, और उसके अंतर्गत ये सारे कार्य हो रहे हैं माधव जी। हाँ, जी। एक बात मैं और बोलूंगा। ये जो जी। आशुतोष है ना, ये सब तो अब स्पष्ट हो चुका है कि क्या है। ये आशुतोष जब आज तक में पत्रकार था तो ये अपने आप को बड़ा निष्पक्ष पत्रकार बोलता था, और फिर इसने कैसे आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, हार गया तो फिर केजरीवाल का आलोचक बन गया। तो इसकी गतिविधियां इसी तरह ऊपर नीचे होते रहती हैं। और
और राजदीप सरदेसाई की भी वैचारिक प्रतिबद्धता छिपी हुई नहीं है। तो ये दोनों एक विशेष वैचारिक प्रतिबद्धता के दास हैं, उसी दृष्टिकोण से बोलते हैं माधव जी। जी, मतलब ये हमेशा आशुतोष, या मैं इसको आशुठोष कहता हूँ। तो ये जो ठोस है नहीं, कि आंसू, ये आंसू द्रव है। एक बार रोया था, आशु ध्यान है ना आपको? आशुद्रव था। तो ये हमेशा इन्होंने अपनी जाति छुपाई। इनको बड़ी शर्म शायद आती होगी कि ये गुप्ता है ना? यानी कि बनिए हैं, और बनिए तो जो है वो जनता का खून चूसते हैं। तो इन्होंने इसी धारणा को रखते हुए अपना गुप्तापन जो है ना वो छुपा लिया। लेकिन जब उसको आधी-अधूरी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, उसमें चुनाव में कूदे, तो वो गुप्तापन फिर वापस इनके साथ चिपक गया, क्योंकि उसमें फिर वोटों की राजनीति हो सकती थी। यानी कि आधी-अधूरी पार्टी के लिए गुप्ताओं का, बनियों का, व्यापारियों का भी वोट उन्हें चाहिए था। तो यानी कि अपनी मूल धारणा को ही उन्होंने छोड़ दिया। उनको कभी शर्म थी अपने गुप्ता होने से, तभी तो उसे छुपाया। लेकिन चुनाव जीतने के लिए उसको फिर अपने ऊपर सर पे लाद लिया। तो ख़ैर ये तो इनका एक विशिष्ट किस्म का चरित्र है, और ये आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा अंट-शंट बात करता है। इसको कुछ चीज़ों से गुस्से बड़ी में चिढ़ नहीं, है। कुंठित है ये लोग, कुंठित हैं। कुंठित कुंठा में कुंठित। अपना क्रोध निकालते हैं। इनको क्या हुँ, लगता है ना कि ये अगर जीविका विहीन हो गए तो इसके पीछे मोदी है। अरे मोदी को क्या अंतर पड़ता है कि तुम कहीं रहो? मोदी ने एक संवाद कायम किया है इस राष्ट्र की जनता के साथ, इस राष्ट्र के जो जन सामान्य हैं उनके साथ। कैसे किया? मोदी ने उनके लिए योजनाएं बनाई, आवास की योजना, जल, विद्युत, शौचालय, गैस, आयुष्मान, इन सब बातों से उसने देश के जन सामान्य को ये भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपके लिए सुविधाएं उत्पन्न कराना है, उपलब्ध कराना है। अब देखिए ना, ये लोग बोलेंगे मोदी अदानी या अंबानी के लिए कार्य करता है। अरे जो राष्ट्र का बड़ा हिस्सा है उसका व्यय तो इन जनसाधारण के लिए हो रहा। आखिर उनके लिए कार्य करता तो उनके लिए धन का आवंटन होगा ना, उनको विशेष सुविधाएं दी जाएगी ना। आखिर ऐसा क्या कर दिया? काम तो मोदी कर रहे हैं जन सामान्य के लिए। इसलिए जो जन सामान्य के मध्य मोदी की लोकप्रियता बड़ी है। आप किसी भी व्यक्ति जो मार्ग पे यूं घूम रहा है, आप उसको पूछ के देख, अधिकांश लोग आपको मोदी के पक्षधर लगेंगे। कोई एक धर्म विशेष के लोग हैं वो बात अलग है, लेकिन अधिकांश लोग मोदी के पक्षधर लगेंगे। तो मोदी ने एक बड़ा आधार तैयार कर दिया है, और उस आधार को ये आशुतोष या आशुठोष या आशु द्रव, या हुँ, ये जिसको राजदीप को बहुत ने अपमानजनक शब्दों से भी लोग जानते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। हुँ। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। वो क्या ना कि गिद्ध के रोने से गाय को अंतर नहीं पड़ता ना, बैल को। वो स्थिति है, ये रोते रहेंगे, इनसे कुछ होना नहीं है। आप किसी मुद्दे पे आलोचना करो ना कि मोदी ने ये कार्य अच्छा नहीं किया। जो 7-8 विषय हो सकते हैं, रक्षा, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, विकास, अब बोलोगे नहीं अच्छा किया। वो इनके पास है नहीं। घूम फिर के अपनी कुंठा निकालते रहते हैं माधव। नहीं, अच्छा नहीं किया वो सही बात है, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं, तो आप ये भी तो बताइए ना कि किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। वो हम्म। कोई ब्लूप्रिंट, वो कोई सोच, वो कोई समझ, या वो कोई सुझाव, ये इनमें से किसी के पास नहीं है। सिर्फ किसी को हटाना है, किसका विरोध पागलपन के स्तर तक जाके करना है। ये बहुत सारे रोज कर रहे हैं। उसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, उसमें पुराने नौकरशाह भी हैं, उसमें मीडिया के बड़े-बड़े दुर्रम खां हैं, और भी 50 तरह के लोग हैं। तो इसको आपने समझाया, तो कुल मिला के ये माने कि भई मोदी अब कोई कसर नहीं, जो उनको कसर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उसमें ये कह रहे हैं कि भई ये तो बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, इतने सारे दूसरे लोग आ रहे हैं। तो नहीं, तो ये कांग्रेसी, इस प्रश्न का आप कैसे उत्तर दें? हाँ, कांग्रेसीकरण तो तब मानेंगे ना जब बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा को अपना ले। हुँ, समझिए, आज मैं तेंदुलकर का फैन हूँ, हुँ, कल मेरे को कोहली अच्छा लग सकता। तो मैं जिसका प्रशंसक बनूंगा मैं उसकी विचारधारा को मानता हूँ ना। ये थोड़ी हो रहा है कि कोई कांग्रेसी अगर भाजपा में चला जा रहा है तो भाजपा अपनी विचारधारा से हट रही है। भाजपा की जो विचारधाराएं हैं, जैसे 370 उसने किया, राम मंदिर पे जो बात कहती थी उसका समर्थन किया, हुँ, समान नागरिक संहिता की बात करती है, सीए की बात करती है, एक जनगणना रजिस्टर बनाने की बात करती है, राष्ट्र को
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। तो ये सारे तो बीजेपी के प्रमुख विषय हैं। तो क्या बीजेपी ने इनको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। और कांग्रेस बहुत से इन विषयों की विरोधी है। जैसे उसको सीए ठीक नहीं लगता है, सामान्य नागरिक संहिता पे भी उसका रुख बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। तो अगर भाजपा अपने चिंतन को बदल ले, अपने जो उनके विषय है उनसे हट जाए और कांग्रेस के जो विषय उसको स्वीकार कर ले, तब ना भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ। यहाँ तो कांग्रेसियों का भाजपाईकरण हो रहा, तब ना वो भाजपा में आ रहा है और मोदी को समर्थन दे रहा है और भाजपा की नीतियों के साथ है। ये तो ये आपने अच्छी कैसे तरह माना जाए आप समझा बताओ। दिया। ये आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अच्छी तरह से समझा दिया, तो आपका धन्यवाद। अब एक दूसरे विषय की ओर चलते हैं जिसमें आपके पास और अधिक जानकारी होने की संभावना है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चक्कर है, ये जब समाप्त होगा तभी समाप्त होगा। यानी कि एक स्कीम लाई गई कि जिसमें ये कहा गया कि भाई जो है वो बैंकिंग चैनल से पॉलिटिकल पार्टी को चंदा जाना चाहिए, उसके इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया। जिस तरह की राजनीति इस देश में चलती रही है उसके अंदर किसी ए पार्टी को मालूम पड़ जाए कि शशांक भाई ने बी पार्टी को 1 लाख रुपए का चंदा दे दिया है, तो जैसे ही वो सत्ता में आएंगे या उनके जो गुर्गे कहीं सरकार में बैठे हैं वो प्रयास करेंगे कि शशांक भाई को परेशान किया जाए। ये तो स्थापित हो चुका है, हम सामने देख चुके हैं, आप भी सामने देख चुके हैं। तो अगर जैसे आपका और मेरा वोट गोपनीय है, तो ये मेरा चंदा चाहे मैं 1,000 का दूं, आप 1 लाख का दें, कोई दूसरा 1 करोड़ का दे या 100 करोड़ का दे, तो वो गुप्त क्यों नहीं रहना चाहिए? और ये मान लेना नहीं, कि कुछ हजार जो है वो चंदा देने से सरकार के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है, बिडिंग का कोई मतलब नहीं है। हर जगह से मोदी जी जो है ना हाथ उठा देते हैं कि भई हमारे पास पैसा आ गया, फलाने को प्रोजेक्ट दे दो। तो ये कोई वास्तविक स्थिति तो है नहीं, लेकिन जो कल्पनाशील व्यक्ति जो है, जो वाम मार्ग और उसके साथ में इनकी कल्पनाओं के घोड़े बड़े दौड़ते हैं, काफ़ी क्रियाशील कल्पना, तो वो इस तरह की चीज़ें। तो आप ये देखिए कि 12,000 हो या 18,000 हो, एक नेहरू, चाचा नेहरू के ज़माने का प्रोजेक्ट जो कि बॉम्बे ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, जिसका अटल सेतु नाम दे दिया गया। वो 1960 के आरंभ में उसकी परिकल्पना हुई थी, लेकिन वो कारण कुछ भी हो वो बना नहीं। उसकी बिडिंग 2007 या 8 जो है ना उसमें हुई थी। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये कंप्लीट होके प्रोजेक्ट सैंक्शन होके शुरू हुआ 2018 में, फिर कोविड के कारण 2 साल लटकता रहा, लेकिन ये 2023 में संपूर्ण हो गया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 18,000 करोड़ रुपए है। तो यानी कि आप ये देखिए कि जहाँ 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी बन चुकी है, उसके अंदर कुछ विद्वान हम सबको समझाने का प्रयास करते रहते हैं कि कुछ हजार करोड़ रुपए आप दे दोगे तो आप टाटा अंबानी वो बन सकते हैं। तो उनको मालूम नहीं है कि कैसे उद्यम होता है, कैसे व्यापार होता है। और चंदा क्या कैश के तरीके से, पुराने तरीके से दे दिया जाए ताकि गोदामों में ठूस ठूस के छत तक भर दिया जाए, उसमें पंखे भी उतार दिए जाते हैं। ऐसे लोगों ने तो देखा है कि पंखे भी उतार देते हैं, वो वहां तक नोट भर देते हैं। तो क्या उस प्रणाली में चला जाया जाए? तो इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहिए शशांक भाई। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जी। ये चंदा गोपनीय रहना चाहिए। गोपनीय रहेगा तो चंदे के आधार पे कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाएगा। हम्म। तो यहाँ तो ये जो कहा जा रहा है कि बता दो कौन ने दिया और किसने दिया और किसको दिया, ये उचित है ही नहीं। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कहा ही था कि अगर पता ही नहीं चलेगा किसने चंदा दिया तो मैं भला किसका करूंगा। तो ये तो गोपनीय रहना चाहिए। अब बात ये कह रहे हैं कि चंदे दे के कोई उद्योग लेके कोई बड़ा उद्योगपति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बड़ी प्रक्रिया है, इसमें बहुत समय लगता। हाँ, आप घोटाला और बदमाशी करेंगे तो 50 उपाय ढूंढने का, विपक्ष भी है, मीडिया भी है, न्यायालय भी है। तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। अ, अब मैं दो बात आपको और बोलना चाहता हूँ कि एक ये लोग हल्ला करते हैं ना कि दक्षिण भारत में भाजपा का बड़ा आधार नहीं है, ये नहीं है। हम्म। तो कर्नाटक में भाजपा ने शायद पिछले बार 25 सीटें जीती थी 26 में, हम्म। और तेलंगाना में 4। तो मेरे को तो नहीं लगता कि कांग्रेस की इतनी सीटें हैं दक्षिण में जो वो हल्ला मचा रहे हैं कि हम हमारी भाजपा से अधिक सीट प्रभाव है दक्षिण में। तो प्रभाव है तो आपके पास तो संसद में सीटें है नहीं
केवल केरल एक ऐसा स्थान है जहां पे कांग्रेस को थोड़ी बहुत सफलता मिली। और तमिलनाडु में होता है क्या कि वहां दो प्रमुख दल है, द्रमुक और अन्ना द्रमुक, और बाकी राष्ट्रीय दल उनके साथ मिलते हैं। अब जिसकी लहर चली तो कुछ सीटें उसके साथ मिलने वाला राष्ट्रीय दल को मिल जाते। तो कांग्रेस का कोई आधार थोड़ी बच है कि तमिलनाडु में अपना कोई व्यक्तिगत आधार है। आंध्र प्रदेश में कोई उसको पूछ नहीं रहा। तेलंगाना में इस बार राज्य सरकार अवश्य बनी है, लेकिन भाजपा ने 4 सीटें जीती थी लोकसभा में। और ये देखा गया कि लोकसभा में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया, विधानसभा या राज्य में नहीं करके भी। तो ये एक भ्रम है कि ये दक्षिण भारत में भाजपा की शक्ति नहीं है। भाजपा की शक्ति है और लगातार बढ़ रही है। और तमिलनाडु में तो अन्नामलाई बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। देखिए उसका परिणाम क्या आता, लेकिन दीर्घ अवधि में अन्नामलाई का उभरना पूरे भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और भाजपा के लिए तो है ही है, और अगर हम सनातनी शक्तियों की बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और ये शायद पूरे भारत का और पूरे सनातन का परिदृश्य बहुत शक्तिशाली रूप